हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आवाज़ वापस लौट आई है, देखते हैं कब तक रहती है। तो जी जी, अच्छा ये सामने आ गया है, ये ऐसे करके यूँ होता है तो सेट हो जाता है जी। तो हम लोगों ने जाने से पहले चैप्टर 2 के ऊपर बात की, अपॉइंटमेंट को समझा, ISA 210, कोड ऑफ एथिक्स, इन सब के मुताबिक देखा कि ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है उस वक्त उसने क्या एहतियात करनी है और कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब 220 ऐसा स्टैंडर्ड है जो अपॉइंटमेंट से भी रिलेट करता है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उससे भी रिलेट करता है। ISA 220 का जो मेन टारगेट है दैट इज़, हाँ जी, आवाज़ ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, अब सही है, अब सही है, अल्लाह खैर करे। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब आपने ऑडिट करना है तो आपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है, लॉ के मुताबिक करना है, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करना है। तो 220 नामी स्टैंडर्ड हमें एक अच्छी क्वालिटी का ऑडिट करना सिखाता है। ये अच्छी क्वालिटी किसे कहते हैं? अच्छी क्वालिटी हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी क्वालिटी का क्रैश कोर्स किसे कहेंगे? जिसमें क्या फीचर्स हो, मतलब क्या चीज़, अच्छी क्वालिटी से क्या मुराद है? स्पीकर अच्छा हो, अच्छा स्पीकर, आप उस स्पीकर को समझे, मैं अपने आप को स्पीकर जो बोलता है, ठीक है जी, आपने कहा स्पीकर भी अच्छा हो और स्पीकर भी अच्छा हो, चलें। AC भी अच्छे काम करते हैं, इधर से आवाज़ आई, फ्री हो तो क्या ही बात है। स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा मिल जाए, सॉफ्ट में सारी किताब मिल जाए, सारे टेस्ट सॉफ्ट में मिल जाएं, और बिरयानी हो, अस्तगफिरुल्लाह जी, और रिकॉर्डिंग मिल जाए, टेस्ट चेक होके मिल जाए एनरोल्ड स्टूडेंट्स के, ठीक है, और जी एक मिनट, ये दो हो गए वो वाले भाई। अफेक्टिव हो, तो अफेक्टिव कैसे हो वो क्वालिटी बताए ना जी। बच्चे भी पढ़ने वाले हों, चलो शुक्र है किसी ने तो असल बात की। बच्चों को बिठाने के लिए और क्लास के बाद रेस्ट करने के लिए और जो है अपने जख्मों पे मरहम पट्टी करने के लिए भी उनके पास प्रॉपर जगह हो। डेली के टारगेट रियलिस्टिक हो, ऐसा ना हो कि टीचर आके बस अकेले ही खेल रहा हो और बाकी सारे कहें भाई ऐत नहीं होने वाला, ये तो पता नहीं, एक अलग ही हवा में बह रहा है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, ये इसको लग रहा है कि ये हो सकता है। तो रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए डेली। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होने चाहिए। अब तो वीडियो लेक्चर भी आना शुरू हो गया, आपने देखा होगा जी। और आखिरकार आप लोग पहुंच गए ड्राफ्टिंग सेशन, ऑडिट का आधा मसला, लिखाई की प्रैक्टिस, ठीक है। और अच्छा, एक भाई ने कहा कि जी वो मैं दूसरे कॉलेज से आया हूँ और आप लोग बड़ा अच्छा ये कर रहे हैं, सारा कुछ है, टेस्ट सॉफ्ट में भी दे रहे हैं, लेकिन अगर टेस्ट चेक भी कर दें तो क्या ही मज़ेदारी वाली बात होगी। तो मैंने बताया कि हम ऐसा ज़रूर किया करते थे, बड़े अरसे तक करते रहे थे, लेकिन उसके बाद बच्चे जो है ना वो हमारी इस अपनी एक अच्छाई को जो है ना वो फ़ौरन से वो समझते थे शायद हम बाउंड है, हमारी मजबूरी है, और जो है वो हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो बच्चा टेस्ट देने के 2 घंटे बाद बड़े धमकियाँ हमें इस तरीके से कहता था, मेरा टेस्ट क्योंकि नहीं मिला, इंतज़ामिया बड़ी फजूल है, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा फिर हमने अगर लानते भी समेटनी है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए वो एक्टिविटी रखी है, लेकिन उसको सेल्फ असेसमेंट रखा है। लेकिन फिर मैंने उन भाई को कहा, मैंने कहा एक आप बात बताएं, आप ड्राफ्टिंग की क्लास में? उन्होंने कहा सर टाइम ज़रा कम है मेरे पास। तो मैंने कहा भाई ड्राफ्टिंग की क्लास तो सबके लिए है, आप वहाँ बैठो, आप डेली लिखो, जो टीचर बता रहा है वो सुनो, जो साथ साथ लिखवा रहा है आप लिखो। तो टेस्ट में आपने इतना नहीं लिखना जितना ड्राफ्टिंग के सेशंस में लिख लेना है। लेकिन उसके लिए वो साहब के पास टाइम नहीं था। उन्होंने एक फैसिलिटी लेके जेब में रखनी थी कि कॉलेज ये कह दे कि मैं टेस्ट दूंगा और मैं अपने शाना मिजाज से किसी भी दिन आऊँगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी टेस्ट कभी भी दे के चला जाऊँगा, और बस ये कॉलेज मुझे चेक करके दे दे। तो कहने का मतलब है कि टेस्ट से ज़्यादा बड़े लेवल की सर्विस है ये ड्राफ्टिंग वाला जो सेशन है, जिसमें ऑन द गो एक लिविंग पर्सन सामने है। टेस्ट में तो आप एक बंद कमरे में टेस्ट दे के और चले जाते हैं, वो इनह्यूमन तरीके से होता है। यहाँ तो सामने बंदा बैठ के आपको फीडबैक दे रहा है, आपको लिखने के बारे में गाइड कर रहा है।
तो ड्राफ्टिंग सेशन टेस्टों से ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी है, और क्वालिटी के अंदर आपने सबसे एंड पे जाके ड्राफ्टिंग का जिक्र किया, जो कि बड़ी स्पेशल किस्म की स्किल है। खैर, इसका मतलब है अगर खाली एसी अच्छे चल रहे हो, आवाज़ भी ना आ रही हो, टीचर भी बस गुजारा मुजारा ही हो, क्रैश कोर्स हो भी 50 दिन का, तो क्वालिटी तो मर गई। इसका मतलब है किसी एक फीचर से क्वालिटी नहीं आएगी। टीचर बड़ा तूफानी है लेकिन सारे बच्चे पसीनों पसीन हुए हैं क्योंकि पंखे चल रहे हैं और एसी है ही नहीं लगा हुआ, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। टीचर अच्छा, एसी भी बड़े अच्छे, 2 दिन का क्रैश कोर्स, वो भी अच्छा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा क्रैश वो है जिसमें ये 5-6 फीचर्स सारे के सारे पाए जाएं। तो जब भी हम किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर वो है जिसका लेंस ज़्यादा लाइफ रखता हो, जिसका डिस्प्ले शार्प हो, जो बहुत तेज़ रोशनी में भी बेहतर डिस्प्ले देने की सलाहियत रखता हो, और जो अलग अलग लैपटॉप साइज़ के हिसाब से अपनी डायमेंशन को सही से एडजस्ट कर लेता हो, जो बहुत गर्म इन्वायरमेंट में भी चल सकता हो और लॉन्ग आवर्स की क्लासेस में दरमियान में हीटअप भी ना हो। ये सारे फीचर्स मिला के एक अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर बनाएंगे, वो सारे फीचर मिला के एक अच्छी क्वालिटी का क्रैश कोर्स बनाएंगे। तो इसी तरह से ऑडिट की अच्छी क्वालिटी, ISA 220 क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ऑडिट की अच्छी क्वालिटी तब होगी जब ऑडिट के अंदर को 5-6 क्वालिटीज़ पाई जाएंगी, 5-6 चीज़ें मिल के एक अच्छी क्वालिटी को ऑडिट देंगे। अभी हम लाइट बंद नहीं करते, धुंधला सा है, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैंने मोटे मोटे नाम सामने लिखे हुए हैं। तो ISA 220 स्टार्ट होता है और वो कहता है कि भाई आपके पास जो क्वालिटी की प्रपोजिशन पूरी करने के लिए ये 6 बेंचमार्क्स हैं। इन 6 जगह पे अगर ऑडिट में क्वालिटी हुई तो अल्टीमेटली आपका ऑडिट अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। एक एक लाइन की डिस्कशन करता हूँ, फिर इनमें से हर के ऊपर हम अलग अलग स्लाइड पे डिस्कशन करेंगे कि इनका क्या क्या मतलब है। अच्छी क्वालिटी का ऑडिट वो होगा जिसमें लीडर ऑफ द ऑडिट अपनी जिम्मेदारी लेगा और वो ऑडिट पे क्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश करेगा। अच्छा ऑडिट वो होगा जहाँ एथिकल रिक्वायरमेंट जो रेलेवेंट हैं वो फॉलो की गई होंगी। अच्छा ऑडिट वो होगा जहाँ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस क्लाइंट और ऑडिट एंगेजमेंट्स वगैरह की सही से की गई हो। अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ एंगेजमेंट पे प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट हुए हो। अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ अच्छी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू दिया गया है और कुछ केसेस में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी हुआ हो। और अल्टीमेटली अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ मॉनिटरिंग वाले हर वक्त चीज़ें देखते रहें और जो जो गड़बड़ी हो रही हैं उनको साथ साथ बेहतर करते रहें। तो अच्छी क्वालिटी का ऑडिट का मतलब है जिसमें 6 बेंचमार्क्स हों, लीडर ने अपना काम सही से अदा किया है, एथिक्स सही से फॉलो हुए हैं, एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस सही तरीके से हुई है, रिसोर्सेज सही से एलोकेट हो गए हैं, ऑडिट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है, यानी कि डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू वगैरह बड़ा अच्छे तरीके से, और अल्टीमेटली एक डिपार्टमेंट ने साथ साथ मॉनिटर किया है कि हमारे जितने भी ऑडिट्स हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 6 बेंचमार्क समझ आ रहे हैं। अब ऐसे में एक एक करके इन सारे बेंचमार्क्स को देखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ऑडिट जो करते हैं वो साइन नहीं करता और जो साइन करता है वो करता नहीं है। ऑडिट करना होता है पार्टनर्स ने, फर्म ने ऑडिट करना होता है। फर्म के हेड्स कौन होते हैं? पार्टनर। अब एक ऑडिट फर्म के पास अगर 200 ऑडिट हैं तो एक पार्टनर शायद 20 ऑडिट्स को देख रहा है, तो वो 20 ऑडिट खुद नहीं कर सकता। 20 ऑडिट पे टीम जाएगी ऑडिट करने के लिए, काम करेंगे टीम और साइन करेगा पार्टनर। ये बहुत खतरनाक बात है। पार्टनर 20-25 साल के तजर्बे वाला बंदा है, ऑडिट अकाउंटिंग में उसने ज़िंदगी गुजारी है, वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बड़ा कॉम्पिटेंट है, बड़ा तजर्बा है, सारा कुछ है, और जो ऑडिट करने गए हैं वो आप लोग हैं। अपने बारे में सुनते साथ ही हासा निकल गया, मैंने कहा हम करेंगे बस, ठीक है सर, मतलब बस गुजारा मुजारा ही हो गया ना। ऑडिट करने जा रहा है, टीम में कोई प्रोबेशनर है, कोई जूनियर है, कोई सेमी सीनियर है, कोई सीनियर है, किसी का आधे साल का तजर्बा है, किसी का 1.5 साल का तजर्बा है, इन्होंने करना है। अच्छा, फिर उन सबको सुपरवाइज किसी मैनेजर या सुपरवाइजर ने करना है, उसका भी 4-5 साल का तजर्बा है। करना इन्होंने ऑडिट है, साइन उसने करने हैं, साइन होने हैं जिम्मेदार लेवल के बंदे के। अच्छा, क्लाइंट ने ये ऑडिट दिया था एक सीनियर मैच्योर बंदे को जो 17, 18, 20, 25 साल का तजर्बा रखता था, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट था। वो एक्सपेक्ट करता है कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट वो हो जो इस बंदे के मेयार की है, और काम करना है
टीम ने। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर जो मेन डिस्कशन है वो यही है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर कैसे इंश्योर करे कि काम करे टीम, लेकिन क्वालिटी वो हो जैसी मैंने देनी थी। तो ऐसे में जो पहला बेंचमार्क है, बड़ा ज़रूरी बेंचमार्क है, दैट इज़ लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा या पड़ गया कुछ ना कुछ, विजिबिलिटी सही है। उन्होंने कहा जी 1 भी कर दें, उन्होंने कहा आप भूत बन जाए, खैर है। ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है, एक एक लफ्ज़ को अच्छी तरह से देखते हैं, जिम्मेदारी है कि वो मैनेज करे और अचीव करे क्वालिटी ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। In doing so, engagement partner shall be sufficiently and appropriately involved throughout the audit engagement. ऐसा ना हो कि बस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट के लालच में ऑडिट पकड़ा, टीम को फॉरवर्ड किया और अगला ऑडिट पकड़ने चला गया। अब टीम उस ऑडिट का बेचारा कबाड़ा करके बैठी हुई है। तो एंगेजमेंट पार्टनर की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि उसके अंडर एंगेजमेंट पार्टनर, हम पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहे हैं। एक फर्म में 200 अगर ऑडिट्स हैं और उनमें से 20-20 ऑडिट किसी एक पार्टनर के जिम्मे है, तो जिस पार्टनर के जिम्मे वो ऑडिट है वो एंगेजमेंट पार्टनर है। वो थ्रू आउट कोशिश करे कि वो क्वालिटी को मैनेज और अचीव करे और नजर आए कि वो सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली लेवल पे इन्वॉल्व है उस एंगेजमेंट में। वो शुरू में भी चीज़ों को देख रहा है, दरमियान में भी चीज़ों को देख रहा है, एंड पे भी चीज़ों को देख रहा है, गाइड भी कर रहा है, सुपरवाइज भी कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है, ज़रूरत पड़ने पे काम भी कर रहा है। एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शंस की, इंक्लूडिंग एम्फसाइजिंग। ये जिम्मेदारी लेगा कि तमाम एक्शंस क्लियर हों, कंसिस्टेंट हों, प्रॉपर हों और अल्टीमेटली वो जिन चीज़ों पे फोकस कर रहा है दैट ऑल एंगेजमेंट टीम मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू मैनेजमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी। एंगेजमेंट पार्टनर मुसलसल टीम को गाइड करेगा कि यू आर एक्सपेक्टेड कि आप अच्छी क्वालिटी का काम करें, आपने गड़बड़ नहीं करनी। यानी कि खुद तो क्वालिटी सोचे ही सोचे, अपनी टीम के अंदर भी क्वालिटी की बातें बार बार करे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड समझाए अपनी टीम को। ओपन एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन को एनकरेज करें, उनसे क्या डरना नहीं है मेरे से। ये नहीं सोचना कि पार्टनर से पूछेंगे कि काम कैसे करें तो वो डांट देगा। पूछो, ऑडिट खराब करने से बेहतर है मेरे से पूछ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बेस्ट तो करूंगा लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। तो अपनी टीम को गाइड करे कि तुमने क्वालिटी को सोचना है, अपनी टीम को गाइड करे कि तुम लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है चीज़ों में, एथिक्स को सोचना है, तुम लोगों ने अच्छी कम्युनिकेशन विद इन टीम एंड विद इन सपोर्ट जो वो है क्लाइंट, विद इन योर टीम और एंगेजमेंट पार्टनर हर लेवल पे अच्छे तरीके से करना है। अपने कंसर्न रेस करने विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। इस खौफ को ज़हन में नहीं रखना कि बेइज्जती हो जाएगी, बुरा मान जाएंगे, लोग नाराज़ हो जाएंगे, मुझे टीम से निकाल देंगे, ये टेंशन नहीं लेनी, खुल के कम्युनिकेट करना है। हर एंगेजमेंट टीम मेंबर की इंपॉर्टेंस कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट एंगेजमेंट जहन में रखे। अब पता है क्या, ये स्टैंडर्ड जो किताब में लिखा है इसने ड्रैग बहुत किया, लंबे लंबे पूरे स्टैंडर्ड के जुमले हैं। आई के अपने ये बड़ा इमरजेंसी में किताब में डाला तो इसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं किए और तकरीबन उतनी ही इमरजेंसी में मैंने भी किताब में डाला चूँकि वक्त कम था और किताब प्रिंटिंग के लिए जानी थी। ये थोड़ा सा और शॉर्ट हो सकता है, तो आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप कहें कि मैनेज एंड अचीव क्वालिटी और सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व। फिर एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किस चीज़ की कि वो जो टीम मेंबर्स हैं वो क्वालिटेटिव एंगेजमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ओपन एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन है और देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है टीम ने और इस चीज़ का ध्यान एंगेजमेंट पार्टनर ने रखना है कि टीम ने इन चीज़ों का ध्यान रखा है नहीं रखा। आपने काम करना नहीं है, जिन्होंने काम करना है आपने उनसे काम करवाना है। तो पार्टनर ने ये नहीं करना कि मैं एथिक्स को फॉलो करूँ, पार्टनर ने टीम को कहना है कि तुमने ऑडिट करते हुए एथिक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदारी लेगा कि क्वालिटी का काम होगा। जब टीम को पता है कि हमारा पार्टनर तो आखिरी दिन ही हमसे पूछेगा तो बस वो तो कचरा ही करेंगे। जब उन्हें पता होगा कि भाई ये तो पागल आदमी है, ये तो शुरू से साथ पूछ रहा है, हर तीसरे दिन फ़ोन करके पूछ रहा है, हफ्ते बाद क्लाइंट पे छापा मार लेता है, कहता है क्या मसला चल रहा है, किस तरह से है, और इतना इन्वॉल्व है। जो जितना इन्वॉल्व होगा उतना टीम मेंबर ध्यान से काम करेंगे और जो जितना सर से उतार चुका होगा उतना ही मामला ख़राब हो जाएगा। तो पहली चीज़, एंगेजमेंट पार्टनर सही से जिम्मेदारी ना सिर्फ समझे बल्कि समझाए भी कि ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सेकंड में रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट।
अब अच्छा ऑडिट हमेशा तब होगा जब एथिक्स फॉलो हुए हैं। एक ऐसा ऑडिट जिसमें थ्रेट ही थ्रेट है, मसले ही मसले हैं, गड़बड़ी गड़बड़े हैं, टीम जानिबदार हुई हुई है, तो वो अच्छी क्वालिटी तक कभी भी काम नहीं करेंगे। तो अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ एथिक्स फॉलो हुए होंगे, अपॉइंटमेंट के वक्त के एथिक्स फॉलो हुए होंगे, परफॉर्मेंस के वक्त के एथिक्स फॉलो होंगे, थ्रेट्स को देखा गया होगा, सेफगार्ड अप्लाई किए गए होंगे, इंडिपेंडेंस को देखा होगा, अच्छी तरह से कोशिश की होगी कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो किताब के मुताबिक एंगेजमेंट पार्टनर शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। एंगेजमेंट पार्टनर को जिम्मेदारी पता होना चाहिए कि हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इंडिपेंडेंस तो खास तौर पे उसके जहन में होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अदर मेंबर्स की भी कि वो लोग भी एथिक्स को फॉलो करेंगे। अल्टीमेट जिम्मेदारी तो इसी की है, जिसने साइन करना है, पकड़ना तो हमने उसे ही है। तो जब उसकी जिम्मेदारी है तो उसी ने ही इंश्योर करना है कि टीम को एथिक्स का पता है या नहीं पता। अलर्ट रहे थ्रू आउट ऑडिट अगर कोई ऐसी चीज़ें उसके सामने आए जिसमें कोई थ्रेट है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और उस थ्रेट को इवेल्युएट करे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले। ये बातें आपको बताना तो बहुत आसान सी बात है, वही 3 स्टेप्स है ना, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करे, इवेल्युएट करे। ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले, मैंने टाइम पे इसको तर्जुमा करके बता दिया, नहीं तो आप इसका पता नहीं क्या मतलब निकाल लेते। ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस फुलफिल हो गई है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि 5 नंबर का सवाल है और उनको आता 3 नंबर का है। ऊपर का क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले जिम्मेदारी ले ये समझने की कि क्या एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस फुलफिल भी हुई है, यानी जानता भी हो और मानता भी हो। तो बस खींच रहे हैं। अल्टीमेटली क्या कीवर्ड्स हमें पता लगे, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीम मेंबर्स 2, नंबर 3 वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली बात, और नंबर 4 तो वही नंबर 1 का ही रेपिटेशन थी। तो 3 काम की बातें मिली कि एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, टीम की जिम्मेदारी, और अल्टीमेटली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अप्लाई करने की जिम्मेदारी। तो फिर क्या होगा, ऑडिट क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस अकेले से नहीं होगी, ये 6 की 6 चीज़ों से होगी। ये सेकेंड बेंचमार्क समझ आया। थर्ड बेंचमार्क, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप ऑडिट एंगेजमेंट। क्लाइंट और ऑडिट की, याद है क्लाइंट की सिलेक्शन, क्लाइंट देखें कैसे हैं, फिर ऑडिट की सिलेक्शन या एंगेजमेंट कि मैं कंपिटेंट हूं या नहीं। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ऑडिट तब होगा जब आपने क्लाइंट और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर प्रॉपर काम किया होगा। और ये बातें आपने पढ़ी हुई हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये डिटरमाइन करें कि फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या है एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस से रिलेटेड, क्या हमने उनको फॉलो किया है। देखिए कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस से रिलेटेड, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो थी आपने अपनी फर्म को बताई, क्या फर्म ने उस पर प्रॉपर एक्शन लिए। अब वो बातें कि अगर हमारे पास नॉलेज ना हो तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अगर गड़बड़ हो तो एक्सपर्ट लेके आने चाहिए, अगर कंपिटेंस ना हो तो कंपिटेंस ऐड करनी होगी। तो जो भी एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस के स्टेप्स वो जो कोड ऑफ एथिक्स के थे, वहाँ जो हमें पता लगा, क्या टाइमली फर्म को बताया, क्या फर्म ने उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिए। तो इस पोर्शन में यहाँ पढ़ के कुछ नहीं समझ आ रहा है, इन्होंने बस उसी चीज़ को घुमाया है कि बस आप ये देख लो कि एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस की जो आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी है, क्या वो प्रॉपर जिम्मेदारी आपने सही से अदा कर दी है। चाहें तो आप इधर वो कोड ऑफ एथिक्स वाली बातें भी लिख सकते हैं कि क्लाइंट की इंटेग्रिटी वगैरह को अच्छी तरह से देख लें, क्लाइंट की बिजनेस और उसको देख लें कि इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं है, और अपने आप को देख लें कि टाइम रिसोर्स कंपिटेंस है या नहीं। लालच में ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, टाइम ही नहीं था, क्वालिटी तो गिर जाएगी। आपको आता नहीं था, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, गलत होगा। आपके पास टीम मेंबर्स 2 थे और ऑडिट में कम से कम 6 चाहिए थे, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो टाइम रिसोर्स कंपिटेंस मौजूद हो तो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना नहीं। तो ऑडिट और क्लाइंट की एक्सेप्टेंस जितने अच्छे तरीके से और फर्म के रूल्स के मुताबिक हुई होगी, उतना ही ऑडिट की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं वो रिसोर्सेज को। कीवर्ड्स बता दें स्लाइड जी, अब इस स्लाइड में अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर कीवर्ड नहीं है सिवाय इसके कि फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की को इंश्योर करना है आपने कि जो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस से रिलेटेड जो फर्म ने तरीके बनाए हुए हैं, क्या उनको वो किया है। और दूसरा अगर कीवर्ड वो करना है तो जो इन्फॉर्मेशन आई है क्या उस पर एक्शन हुए। तो कंप्लायंस ऑफ फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली उस इन्फॉर्मेशन पे प्रॉपर एक्शंस। मैं एग्जैक्टली रात में एक टाइम पे बैठ के सोच रहा था कि मैं इन स्लाइड्स को सिर्फ कीवर्ड्स की हद तक
लेकिन चूंकि ये वाले स्टैंडर्ड को लोग जब किताब में पढ़ते हैं तो परेशान होते हैं कि इसमें काफ़ी ड्रैग हुई हुई लंबी लंबी बातें हैं, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्लास में उसको पूरा बताते हुए साथ साथ कीवर्ड ऐड करता जाऊं, लेकिन मैं पूरे जुमले बताऊं ताकि जो लोग पढ़ पढ़ के परेशान हो रहे हैं उनको टेंशन ना हो। ये बात समझ आई? देन रिसोर्सेज, एक फर्म के लिए रिसोर्सेज क्या है? उसके लोग, उसके सॉफ्टवेयर्स, उनके टाइम, उनके एक्सपर्ट्स, उनकी जो टीम्स हैं, उनके जो टूल्स हैं, ये सारे फर्म के रिसोर्सेज हैं। एंगेजमेंट पार्टनर ये देखे कि क्या सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम ये एंगेजमेंट को परफॉर्म करें, और अगर हैं तो क्या हम इस क्लाइंट पे असाइन कर चुके हैं। एक क्लाइंट ऐसा है जिसके ऊपर बहुत सारा काम होना है और बहुत सारे प्रिंट्स निकलने हैं, और वो प्रिंट्स जो है वो बार बार फाइलों में बनने हैं, और हमारे पास प्रिंटर मौजूद है लेकिन वो टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास है, और हमारे पास प्रिंटर नहीं है। अब हम बैठे हुए हैं, ऑडिट कर रहे हैं, दरमियान में प्रिंट निकले तो उन कागज़ों पे वर्किंग हो। तो अगर प्रिंटर मेरे पास नहीं है तो शायद मैं अच्छी क्वालिटी का ऑडिट नहीं कर सकता। अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल तकलीफ तो होगी। ये ऐसे ही है जैसे आप अकाउंटिंग का एक बड़ा सा सवाल करने बैठ गए और कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। कर तो आप कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा लेंगे, या पेपर में गए हो आई कैप के और कैलकुलेटर ले जाना भूल जाएं, या आप अपनी पसंद का बॉल पेन ना खरीद पाएं और एक और बॉल पेन जो आपके हाथ पे सेट नहीं हो रहा। कितनी उलझन होती है। तो ये टूल्स, ये सारे रिसोर्सेज ज़रूरी हैं। हालांकि बॉल पेन का पेपर से ताल्लुक़ नहीं है, पेपर दिमाग से करना है, लेकिन वो टूल पे हाथ सेट हुआ होता है। तो बगैर कैलकुलेटर के अकाउंटिंग का पेपर सही से नहीं होगा, अच्छे बॉल पेन के बगैर थ्योरी का पेपर सही से नहीं होगा। तो अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छे टूल्स, अच्छे सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स के बगैर ऑडिट भी बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि ऑडिट के अंदर उनका रोल बड़ा कम है, लेकिन वो ना होने की वजह से जो तकलीफ और दिक्कत है वो ऑडिट को ख़राब करेगी। तो नंबर 1, क्या वो अवेलेबल हैं, असाइंड हैं, और क्या वो टाइमली मैनर पे टीम को मिल गए हैं। देन मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम और कोई भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या इंटरनल ऑडिटर्स वगैरह जो डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहे हैं, जो इस टीम का पार्ट नहीं है, क्या ये इन सब लोगों के पास मिला के कंपिटेंस और कैपेबिलिटी मौजूद है। यानी हमारे ऑडिटर प्लस ISS 620 में जिसमें हम एक्सपर्ट को यूज़ करते हैं, प्लस ISS 610 जिसमें हम इंटरनल ऑडिटर्स को यूज़ करते हैं, क्या हम प्लस इंटरनल ऑडिटर प्लस एक्सपर्ट्स मिला के क्या एक कंपिटेंस नज़र आ रही है। क्या हम कलेक्टिवली एज अ टीम कंपिटेंट हैं। तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या हम लोग कंपिटेंट हैं। अगर एंगेजमेंट पार्टनर डिटरमिन करता है कि रिसोर्सेज असाइंड या मेड अवेलेबल आर इनसफिशिएंट, तो एंगेजमेंट पार्टनर को चाहिए कि वो एक्शन ले और रिसोर्सेज को इकट्ठा करे ताकि वो इस ऑडिट पे लगा सके। और अगर उसके पास रिसोर्सेज वाकई नहीं है तो उसे ये देखना होगा कि क्यों हमने एक्सेप्ट की थी एंगेजमेंट जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो टेक्निकली यहाँ जो कीवर्ड्स हुए वो ये हुए कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज असाइंड फॉर द टास्क, और नंबर 2 टीम प्लस एक्सपर्ट प्लस इंटरनल ऑडिटर कलेक्टिवली क्या कंपिटेंट हैं। यानी इन सब लोगों को जोड़ के अगर हम देखें तो क्या अब हम वो सारे अब मामले पूरे कर सकते हैं जिसमें हमारी कंपिटेंस काउंट हो। डन। अभी तक इर्द गिर्द के माहौल पे बात हो रही है। आपने कहा क्रैश कोर्स में टीचर अच्छा भी हो, आपने कहा दिन भी मुनासिब होने चाहिए, आपने नहीं कहा लेकिन कुर्सियाँ भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, AC भी चल रहे हों, सारा कुछ वो हो। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन एक और बात है, बहुत अच्छा टीचर हो लेकिन उस वक्त सही से ना पढ़ाए। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी ना क्रैश कोर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो होगी कि ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स परफॉर्म किया जाए। सिर्फ अच्छा टीचर, अच्छा AC, अच्छा कमरा, अच्छे फोम वाली कुर्सी, अच्छा टाइम टेबल, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये इर्द गिर्द की सपोर्ट एक्टिविटी है। और सबसे ज़रूरी एक्टिविटी क्या है? परफॉर्मेंस सबसे बेहतर हो। परफॉर्मेंस नहीं तो कुछ नहीं। कैलकुलेटर मिल गया लेकिन आपको चलाना नहीं आया तो बेकार हो गया। लेकिन चलाना आता था और कैलकुलेटर मौजूद नहीं था तो थोड़ी सी दिक्कत है। कैलकुलेटर मौजूद है और चलाना ही नहीं आता तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो सबसे बड़ा बेंचमार्क है वो है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पुराने ज़माने में इसका नाम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस होता था, अब हम इसको डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू कहते हैं। पुराने ISA 220 और इसमें एक फ़र्क ये है कि पुराने ISA 220 में जो लोग पुराने हैं, अभी ये जो जिन्होंने पहली दफ़ा पढ़ा वो इसको इग्नोर कर दें। पुराने ज़माने में हम कहते थे एंगेजमेंट टीम को एलोकेट करना, वो एक 6 में से एक फीचर होता था। अब हम उसको बोलते हैं एंगेजमेंट रिसोर्सेज।
इसी तरह से पहले एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था कि कब आएगा, क्यों आएगा, क्या क्या करेगा। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। अब हम उस स्टेप को कहते हैं डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो देखते हैं हमारी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बेसिकली किस तरफ आ रही है। डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू, एक दफ़ा ज़रा लाइट्स ओपन कर दीजिएगा। 1-3 सबसे अहम चीज़, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बीइंग अ टीचर मैं फेस करता हूँ, जो बहुत सारी फील्ड के लोग नहीं फेस करते, वो है आप लोगों की परफॉर्मेंस को बाद में देखना। फुटबॉल के कोच ने फुटबॉल की टीम को सिखाया, साथ साथ प्रैक्टिस मैचेस वगैरह करवाए, साथ साथ गाइड करता रहा, और जब असल में मैच खेला तो उस वक्त बैठ के देख रहा था, उलझन में था, और मैच के बाद उन्हें कहा कि तुमने वो वाली चीज़ ऐसे गलत की, वो चीज़ ऐसे गलत की। इधर टीचर बेचारा फंस जाता है, गाइड करता है, कोच करता है, टेस्ट लेता है, सारा कुछ है, उसके बाद आपको कह देता है जाओ ICAP में इम्तिहान दो। जब आप इम्तिहान कर रहे हैं तो भी हम आपको नहीं देख रहे, और इम्तिहान के बाद आपका आंसर स्क्रिप्ट भी हमारे पास नहीं है। हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बच्चा आके कहता है सर मैंने 105 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था। वो जो मर्जी कह दे, हमें तो मानना पड़ेगा सर बड़ा परफेक्ट हुआ था, मैंने आके देखे थे, सारे जवाब मैच कर रहे थे, चाहे उस वक्त ना कर रहे हो, लेकिन बच्चा चंद दिन बाद तक कॉन्फिडेंस की उस महराज पे पहुंच चुका होता है कि वो तो ये मानता है कि उसने हर चीज़ परफेक्ट की थी। तो टीचर बेचारा रुल जाता है, वो नहीं गाइड कर सकता जब बच्चा अपने बारे में गलत एस्टीमेट। बच्चा कहता है मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्यों फेल हुआ, टीचर कहता है जब तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मुझे कैसे आएगा, और तुम हिंट भी नहीं दे रहे। कह दो कि मैंने सवाल पूरे नहीं किए थे, नहीं सवाल भी पूरे किए थे। कह दो कि मेरी राइटिंग गंदी थी, राइटिंग भी बड़ी परफेक्ट थी, सवाल भी सारे समझ आ गए थे, जवाब भी सारे मैच हो रहे हैं। तो फिर टीचर तंग आके कहेगा यार वो ICAP वाले पागल होंगे जो फेल कर दिया, ऐसे जन्नती बच्चे को क्यों फेल कर दिया उन्होंने। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर। आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, हम गलत ओपिनियन देंगे। आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे, हम सही ओपिनियन देंगे। आप कहेंगे सर मुझे लिखते हुए टेक्निकल सवालों में, लिखाई में मसला हो, मैं कहूँगा अरे वाह ज़बरदस्त ये बात है, ये चीज़ को इस तरह से ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करो, ये 4 सवाल हाथ से लिख के कर लो। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसको एक एज है ऑडिट वाले बंदे को, क्लाइंट को रिपोर्ट देने से पहले ये देख सकता है कि उन्होंने क्या काम किया है। हम अपने कॉलेज में आखिरी दफ़ा मॉक में तो आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लेकिन उसके 2 हफ्ते बाद आप ICAP में पहुंचे तो उससे पिछले दिन बीमार हो गए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहाँ जाके दिमाग नहीं चला, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑडिट का पेपर ही सबसे एंड पे, उससे पीछे आप कचरे में जा चुके होते हैं अकाउंटिंग्स में, और होता ये है कि सारा सेशन मोहब्बत भी अकाउंटिंग से की और पेपर में हो भी गंदे गए। तो वो ऑडिट जो आपको आता भी है वो बेचारा रुल जाता है, इस वजह से कि उस वक्त तक इम्पैक्ट होता है, आप थके हुए भी होते हैं, आप वैसे भी थके हुए होते हैं, और जो तो वो अल्टीमेटली वो सारा गमो गुस्सा पिछले पेपरों को ऑडिट के ऊपर आके निकल जाता है। तो वी डोंट हैव अ मार्जिन कि हम उस टाइम पे उस क्वालिटी को, जो पोस्ट यहाँ से गए हुए क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर सकें। बट एंगेजमेंट पार्टनर के पास ही मार्जिन है। उसने टीम को ऑडिट शुरू करने से पहले बताया कि कैसे करना है, ऑडिट के दौरान गाइड किया कैसे करना है, ऑडिट खत्म होने पे उनके किए हुए काम को चेक किया, क्लाइंट को रिपोर्ट देने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि क्या काम है, और रिपोर्ट खुद ने दी। बात समझ रहे हैं? तो ऑडिट की क्वालिटी कैसे बेहतर होगी? काम करना है बच्चों ने, समझाना है पार्टनर ने, साइन करना है पार्टनर ने, पेपर देना है आपने, और पेपर रह जाए तो कहना है जी आब्दी साहब से पढ़ा था फेल हो गया। ये नहीं कहेंगे मैंने गंदी तैयारी की थी फेल हो गया, आब्दी साहब से पढ़ा था फेल हो गया। टीचर को फ़ौरन से बदनाम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब पार्टनर के साथ भी यही होगा, ऑडिट ख़राब होगा, लोग क्या कहेंगे, पार्टनर ने गंदा ऑडिट किया। हालांकि ऑडिट तो गंदा टीम ने किया होगा, लेकिन टीम किसकी थी? तो बच्चे ने अगर गंदा परफॉर्म किया तो टीचर कसूरवार। अगर टीचर को मौका मिल जाए कि पोस्ट रिव्यू करने का, आप ICAP को पेपर देने से पहले अगर मुझे दिखा दें, उस वक्त मैं उसे देखूं और मैं कहूं यार क्या कर रहे हो, इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और वो सारा कुछ करके भेजें और फिर फेल हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी बने। ऑडिट वाले के पास ये एज है कि वो रिजल्ट, फाइनल आउटकम को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो टीम को ऑडिट पे भेजने से पहले दे एक बड़ी कंप्रीहेंसिव डायरेक्शन,
गाइड करे कि आपने क्या क्या करना है। जाने से पहले पार्टनर 25 साल का तजर्बा रखता है, टीम को सामने बिठाया, इसी तरह से कमरे में आया, प्रोजेक्टर चलाया और कहा हाँ भाई ये वाली कंपनी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में ये 4 एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एचआर की कॉस्ट, फलाना फलाना और फलाना। जब इस जगह पे जाओगे तो एक बहुत बड़ा मसला आएगा, इनकी एक्रूवल्स का मसला आएगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कई कई महीनों के, तो समझ नहीं आता कि कट ऑफ कब लगाना है, किस टाइम की इनकम रिकॉर्ड करनी है, किस टाइम की नहीं करनी। एसेट पूरे साल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सर्विस 2 महीने दी गई होती है। तो सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ऑडिट करने गए ये 4-5 तरह के मसले आएंगे। फिर वो कहेगा इस क्लाइंट के बारे में, कहेगा ये क्लाइंट वालों से मेरा पिछले इतने साल से रिलेशन है, ये लोग हमेशा नॉन करंट एसेट की डिटेल बहुत देर से देते हैं, तो जाके टाइम से मांगना शुरू कर देना। इनके हमेशा ट्रायल के अंदर फलाना एरिया में एरर होता है, उसे जाके ज़रा देख लेना। इनके वो वाले सॉफ्टवेयर में अक्सर ये वाला प्रॉब्लम आता है, उसे भी देख लेना। अब ये साउंड भी है और इसने पिछले ऑडिट्स भी किए हुए हैं और टीम मेंबर शायद पहली दफ़ा जा रहे हैं उस ऑडिट पे, तो जाने से पहले उनके साथ एक लंबी सेटिंग करनी है। सेटिंग को कहते हैं डायरेक्शन सेटिंग। आप डायरेक्शन सेटिंग कर रहे होते हैं, तो एक सेटिंग करते हैं जिसमें आप एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि ये ऑडिट है, ये इसके ट्रिकी एरियाज हैं, ये बड़े एरियाज हैं, ये फोकस एरियाज हैं, ये लेस फोकस एरियाज हैं, इस पर यूँ ध्यान करना, इस पर यूँ ध्यान करना, ये चीज़ इस तरह से ज़रूरी है, ये चीज़ इस तरह से ज़रूरी है। अब टीम चार्ज हो गई, आपने उन्हें समझा दिया है, अब वो जाके काम करना शुरू करेंगे। तो फिर सेकेंड वर्ड आएगा सुपरविजन। जाके छापे मारें, फ़ोन करें, मैंने वो कहा था वो ट्रायल मांगो, मांग लिया है, और नहीं सर वो बस भूल गया था। भाई खुदा का खौफ करो, अब ट्रायल मांग लो, कल मैं पूछूंगा, नहीं मांगा हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो समझा के भेजा है अब साथ साथ सुपरवाइज करता रहेगा, वो सही काम कर रहे हैं, काम सही तरीके से हो रहा है, ये सही हो रहा है, वो सही हो रहा है। तो टीम को साथ साथ पूछता रहे, जानता रहे, छापे मारता रहे, उनसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करता रहे और देखता रहे कि ऑडिट स्मूथ तरीके से हो रहा है। वो कहेंगे जी ये ऐसी जगह है कि हम जाते हैं वो हमें इनकार कर देते हैं। उनसे कहा कौन इनकार करे, मेरे साथ चलो। वो गए, उससे मिले, उसने इनकार किया, पार्टनर आपको साथ लेके डायरेक्टर के रूम में चला गया। उनसे कहा देखिए मेरा टीम मेंबर है, ये काम करना चाह रहा है, आपका फलाना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। उसने वहीं उसे बुलाया, सामने बुला के झाड़ दिया कि यार ये ऑडिटर इनको क्यों इनकार करते हो। अब वो क्लाइंट के बंदे ने कहा कि ये निक्का जब बंदा जो है मतलब छोटा सा स्टूडेंट है, इसकी बेस पे मुझे जनाब 55 साल के बंदे को डांट पड़ गई। वो कहेंगे भाई चाहे ये आए चाहे ये बड़े वाले अंकल आए, सेम रिस्पेक्ट देनी है, इसको इन्फॉर्मेशन उसी तरह से देनी है, नहीं तो ये बात गलत हो जाएगी। तो अब बार बार पार्टनर घुस रहा है, टीम की इज्जत को बेहतर कर रहा है क्लाइंट की नज़र में, टीम की इंफॉर्मेशन को, यानी कि जितना जितना टीम सहूलत में आएगी उतना उतना ऑडिट बेहतर होगा। तो ये दरमियान की हरकत क्या कहलाएगी, सुपरविजन। इस सुपरविजन के बाद अब एंड पे ऑडिट उन्होंने कंप्लीट कर लिया, अब तमाम टीम मेंबर से कहकर अपना काम दिखाओ, अपने वर्किंग पेपर्स दिखाओ। वो वर्किंग पेपर्स दिखाएंगे तो अब उन वर्किंग पेपर को देखेगा और चेक करेगा कि क्या उन्होंने स्टैंडर्ड्स को सही से फॉलो किया या नहीं किया। ये फेस कहलाएगा रिव्यू का। शुरू में डायरेक्शन दी, दरमियान में सुपरविजन की, अब काम हो जाने के बाद देखेगा रिव्यू। डिफरेंट एरियाज को पकड़ के मुख्तलिफ लोगों से, हाँ भाई नॉन करंट एसेट वाले तुम जो काम करो डेप्रिसिएशन की वर्किंग दिखाओ, एसेट्स की लिस्ट दिखाओ, कौन कौन से फिजिकली वेरीफाई किए हैं, अच्छा ये पॉलिसी किया वो पॉलिसी है। 1-1.5-2 घंटा लगा के उस नॉन करंट एसेट वाले एरिया में उसने जो काम किया उसको समझेगा और जहाँ लगेगा हल्की क्वालिटी का काम है वहाँ बता देगा क्लाइंट से ये 2-3 और इन्फॉर्मेशन लेके इस एरिया को यूँ कंप्लीट कर लो। ये सब करने के बाद वो इस पोजीशन पे आ जाएगा कि वो रिपोर्ट दे सके। यहाँ तक बात समझ आई? इसको अब एक दफ़ा देखते हैं, 1-3 एक दफ़ा दोबारा, जज़ाकल्लाह। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। किताब ने एक जुमले में कूजे में समेट दिया सारा का सारा समंदर, तो एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है। मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि अब आपके जहन में एक पूरा नक्शा आ जाए। अब किताब के अल्फाज देखते हैं। ये डिटरमिन करेगा कि नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू प्रॉपर प्लान्ड और परफॉर्म्ड है, और क्या एंगेजमेंट के हिसाब से क्या हमने सही डायरेक्शन सुपरविजन दी है या नहीं दी। डॉक्यूमेंटेशन को अप्रोप्रिएट पॉइंट्स इन टाइम पे रिव्यू करेगा ड्यूरिंग द ऑडिट, ताकि देखे कि टीम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही। डिटरमाइन करेगा ऑन और बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर चुके हुए हैं जिससे हम अपनी ओपिनियन तक पहुंच सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर लेगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है, और अल्टीमेटली प्रायर टू इशुएंस एक रिटन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से, दोस्त गवर्नेंस से, वो सारी चीज़ों से अच्छी तरह से देखेगा, यानी कि
अपनी रिपोर्ट देने से पहले आपने अपने ऑडिट को प्रॉपर क्लोज करना है। टीम ने अच्छा काम किया है, उनके काम को रिव्यू कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉलो हो चुके हैं, डायरेक्शन मान चुके हैं, सुपरविजन ले चुके हुए हैं, कम्युनिकेशंस हो गई हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद फाइनली आपने रिपोर्ट दे देनी है। बट यहाँ एक छोटी सी पे ब्रेक लगती है, एक ऑप्शनल स्टेप आता है। वो ऑप्शनल स्टेप है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू ISQM1 और ISQM2 हमारे सिलेबस में नहीं है। ISQM1 क्वालिटी मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है और ISQM2 जो है वो क्वालिटी रिव्यू से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड ये सजेस्ट करते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड ये सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी कुछ खास जगह पे हमें क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट या क्वालिटी ऑफ द ऑडिट को इम्प्रूव करने के लिए एक एडिशनल रिव्यूअर को बीच में डालना पड़ेगा। कब डालना पड़ेगा, क्यों करेंगे, वो उन स्टैंडर्ड्स में सोचना जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर फर्म कोई क्राइटेरिया सेट कर दे कि हमारा ये वाला क्लाइंट होगा जो पहली दफ़ा आया होगा उस पर हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाएंगे, क्वालिटी रिव्यू, या वो तय कर दें कि हमारा जो भी क्लाइंट 5 करोड़ से ऊपर का होगा उस पर हम क्वालिटी रिव्यू करेंगे, तो अब हमारा ये स्कोप नहीं है कि कहाँ क्वालिटी रिव्यू होगा। हमारा स्कोप कहाँ से शुरू होता है, फॉर ऑडिट एंगेजमेंट फॉर विच एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है पता नहीं, वो क्राइटेरिया जिस स्टैंडर्ड ने बताया वो स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम जो ऑडिट करने जा रहे हैं अगर इस पे क्वालिटी रिव्यू की रिक्वायरमेंट भी है तो फिर एंगेजमेंट पार्टनर एडिशनली क्या देखे, वो देखे कि क्या एक रिव्यूअर अपॉइंट हुआ। इसका मतलब है कि एंगेजमेंट पार्टनर तो मौजूद है, एक और रिव्यूअर बीच में आ जाएगा, एक और रिव्यूअर, वो एंगेजमेंट क्वालिटी जो एंगेजमेंट पार्टनर है उससे ऊपर का होगा, उससे सीनियर रैंक का होगा। वो आके देखेगा कि इस एंगेजमेंट पार्टनर ने अपना काम सही से किया या नहीं किया। वो आके क्या करेगा, वो ISQM2 बताता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये स्टैंडर्ड किसकी जिम्मेदारियां बता रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर की। और ये एरिया का नाम क्या है, जो हमारे पार्टनर ने नहीं करना किसी और ने करना है, बेचारे फंस गए, जिक्र भी करना है और वो करना भी किसी और ने। तो अब चालाकी देखें इनकी। एंगेजमेंट पार्टनर शेल डिटरमाइन कि क्या रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है। इसी ने देखना है कि मेरे ऑडिट पे अगर रिव्यू की रिक्वायरमेंट थी तो क्या रिव्यूअर भाई साहब आए हैं। कोऑपरेट करेगा क्वालिटी रिव्यूअर से और तमाम मेंबर्स को कहेगा भाईजान आपने भी ये अंकल से तावन करना है। डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर और जजमेंट जो ऑडिट के दौरान हुई है और जो वो चीज़ें आपको देख रहा हो जिस तरह से आपने उससे हर मुमकिन तावन करना है। इसका मतलब ये है कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर आपको वैसे ही रिव्यू करेगा जैसे आपने टीम का रिव्यू किया है। तो चूंकि 220 कहता है एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देखो कि रिव्यूअर आया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उस रिव्यूअर के साथ ताउन करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तमाम मैटर उससे तय करो, उसको बताओ और जहां जहां उसे जो सपोर्ट चाहिए वो, और अपनी रिपोर्ट को तब तक डेट मत डालो जब तक कि उसका रिव्यू कंप्लीट ना हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया। पुराना ISA 220 उस रिव्यूअर और रिव्यूअर की डॉक्यूमेंटेशन, वो क्यों आता है, वो क्या करता है और हमारा पार्टनर क्या करता है, ये वाली बातें बताता था। वो बातें खत्म हो चुकी हैं। अब हमने सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बतानी है कि अगर इस ऑडिट में किसी वजह से रिव्यू है रेलेवेंट, तो बस वो जो रिव्यूअर है वो आया और उसने अपना काम किया और हमने उससे ताउन किया, ये देखना है किसके जिम्मे, हमारे एंगेजमेंट पार्टनर के जिम्मे। वो क्यों आएगा, कब आएगा, क्या काम करेगा, वो अब ISQM1 जाने और 2 जाने, और वो दोनों स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में कैफ लेवल पे नहीं है। डन, इवन कैफ लेवल को तो पता ही नहीं है उनका नाम। अब वो अभी भी ISQC1 बता रहे हैं जो कि रिपील हो चुका हुआ है, 1.5 साल हो चुका हुआ है। तो जब ICAP की नज़र पड़ जाएगी वो उसको चेंज कर देंगे। इस दौरान कंसल्टेशंस, इस दौरान 2 चीज़ें जहन में रखनी है। कंसल्टेशन, आपकी टीम को चाहिए कि वो एंगेजमेंट पार्टनर से साथ साथ मशवरा लेते रहें। आप टीम को बताएंगे जहां डरो, जहां परेशान हो, मेरे से पूछ लिया करना, मेरे से मशवरा लेना। इसमें और सुपरविजन में क्या फ़र्क है, सुपरविजन में भी तो जा जाके आप उन्हें बता रहे हैं।
सुपरविजन में उन्होंने कहा नहीं था, आप चले गए उनको गाइड करने के लिए। कंसल्टेशन में वो महसूस करेंगे, वो पूछेंगे और आप पूछने पे जवाब देंगे। आपने उन्हें डराना नहीं है, आपने कहने ओपनली पूछ लिया करो। जूनियर्स को सीनियर से पूछना चाहिए, सीनियर्स को मैनेजर से पूछना चाहिए, मैनेजर को पार्टनर से पूछना चाहिए, पूरी टीम में कन्फ्यूजन उन्हें पार्टनर से पूछना चाहिए, पार्टनर को परेशानी हो रिव्यूअर से पूछना चाहिए। तो इस चीज़ को देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारी टीम प्रॉपर कंसल्टेशंस ले रही है। जो भी डिफ़िकल्ट या कंटेंशियस यानी कि जो मशकूक मामलात होते हैं जिसमें ज़रा पेचीदगियाँ होती हैं, उनके ऊपर क्या डिस्कशन हो रही है, क्या कुछ और मैटर्स जो कि प्रोफेशनल जजमेंट और उससे रिलेटेड है उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्या हमारे मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ड्यूरिंग ऑडिट विद इन टीम एंड बिटवीन द एंगेजमेंट टीम एंड अदर एट अप्रोप्रिएट लेवल विद इन और आउटसाइड द फर्म। क्या हमारी टीम आपस में कंसल्टेशन कर रही है, क्या हमारी टीम फर्म वालों से कंसल्टेशन कर रही है, फर्म के बड़ों से, क्या हमारी टीम आउटसाइड द फर्म कंसल्टेशंस ले रही है, किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लिया, आईकैप से ओपिनियन ले लिया। डिटरमाइन करें नेचर एंड स्कोप और कंक्लूजन जो जो इस कंसल्टेशन से आए, और फिर ये देखें कि वो जो कंसल्टेशन से जो कंक्लूजन ड्रॉ हुए थे क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया या नहीं, बस उनसे मशवरा लिया और एंड पे की अपनी मर्जी। तो अब एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या जिम्मेदारी लेनी है कि प्रॉपर कंसल्टेशंस ली जा रही हैं थ्रू आउट ऑडिट, और ये कंसल्टेशन नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी, सुपरविजन ऊपर से नीचे की तरफ गई है। देन इसी दौरान डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी आएंगे, सीनियर कुछ और कहता है, जूनियर कुछ और कहता है, सीनियर कुछ और कहता है, मैनेजर कुछ और कहता है। तो वो कहते हैं कि टीम में जब डिफरेंस ओपिनियन हो तो आपने हमेशा ऊपर की तरफ जाना है। टीम में आपस में क्लैश हो वो पार्टनर से पूछें, टीम का पार्टनर से क्लैश हो वो फर्म की पॉलिसीज को फॉलो करें जिसमें लिखा होगा कि क्लैश करके दिखाओ। रूल नंबर 1 पॉलिसी को लेंगे, पहले सफ़े पे लिखा होगा रूल नंबर 1 पार्टनर ऑलवेज राइट, अगला सफ़ा खाली होगा। यह हो सकता है अगले सफ़े पे लिखा हो रूल नंबर 2 इफ पार्टनर इज रॉन्ग रेफर टू रूल नंबर 1। आप दोबारा वहाँ पहुँचेंगे लिखा होगा पार्टनर ऑलवेज राइट। तो इन्होंने कह दिया कि आप फर्म की पॉलिसी देखो, लेकिन पाकिस्तान में मजाक है, फर्म की पॉलिसी में आप पार्टनर से नॉर्मली डिसएग्री नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि टीम मेंबर को पार्टनर से इख्तलाफ हो और वो फर्म के बड़ों के सामने रखें कि देखिए हमारा पार्टनर नहीं समझ रहा हम कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर विद इन एंगेजमेंट टीम हो या बिटवीन एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर या इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इंक्लूडिंग जिनसे कंसल्टेशन ली गई है, तो एंगेजमेंट टीम को फॉलो करना होगा फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर इस तरह के डिफरेंसेस के लिए। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आए तो क्या वो एड्रेस हुए, क्या वो रिजॉल्व हुए, और क्या जो कंक्लूजन उससे निकली वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। डन। फाइनली छठा मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन। देयर मस्ट बी अ मॉनिटरिंग विंग। फर्म के अंदर एक मॉनिटरिंग का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो साथ साथ देखता रहे कि तमाम एंगेजमेंट पार्टनर्स, तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी सही से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो मॉनिटरिंग हर वक्त बताए कि इस ऑडिट में ये मसला आया था, इस ऑडिट में ये मसला आया था, यहाँ ये थ्रेट था, यहाँ थ्रेट मीट नहीं हुआ था, यहाँ डायरेक्शन नहीं दी थी, यहाँ सुपरविजन नहीं दी थी। तो मॉनिटरिंग ये पहले पांचों विंग्स को देखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये स्टैंडर्ड किस ज़बान में लिखा गया है कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा और क्या मॉनिटरिंग उसने करनी है। तो अब यहाँ इन्हें लिखना पड़ेगा कि एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि क्या इसकी ऑडिट की भी मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही। जैसे रिव्यू इसने नहीं करना, किसी और ने करना है, इसने ये इंश्योर करना है कि मेरा रिव्यू हुआ या नहीं हुआ। तो एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा फर्म के मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट और रेमिडिएशन प्रोसेस से, और देखेगा कि मेरे ऑडिट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, और फिर जो वो एक्शन कहेंगे आप उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन। मॉनिटरिंग ने कहा जी आपकी एक टीम मेंबर का ये थ्रेट निकला है, इसको ज़रा ठीक करें। तो एंगेजमेंट पार्टनर हर वक्त देखता रहेगा कि मॉनिटरिंग वाले क्या काम कर रहे हैं और वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और जो वो सजेस्ट कर रहे हैं क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं। रिमेनिंग अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट हो सकती है मॉनिटरिंग और रेमेडिएशन के लिए, और ये सारी बातें उन्हें भी बताएगा। जो जो उसको अजीब सी बात लगे, जैसे लगे कि इस पर मॉनिटरिंग वाला एक्शन लेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको कम्युनिकेट कर दे। डन। ये बात समझ आई। एंड पे बस डॉक्यूमेंटेशन है। ISA 230 आपको पता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है। वो कहते हैं जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड को अप्लाई करेंगे तो इस वाले स्टैंडर्ड के अंदर आपने क्या लिखना है, जो मैटर आइडेंटिफाइड हुए, जो डिस्कशन हुई लोगों के दरमियान, जो कंक्लूजन्स हुई, जो आपने जिम्मेदारियां एथिक्स की फुलफिल करनी थी उसकी डॉक्यूमेंटेशन,
एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस वाली बातों की डिस्कशन, नेचर स्कोप या कंक्लूजन जो भी हुई उनको देखना है, और अगर क्वालिटी रिव्यू था तो क्वालिटी रिव्यूअर और उसके जो सारे काम थे जब तक वो कंप्लीट नहीं हुए तब तक आपने अपनी रिपोर्ट वगैरह को फाइनल नहीं करना था, तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन। यानी स्टैंडर्ड में आपने जो कुछ भी किया उन सबको लिख लें कि आपने अपनी अपनी जिम्मेदारियां सही से अदा कर दें। तो स्टैंडर्ड पास पेपर्स को देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ISA 220 बड़े अरसे तक हमारे सिलेबस से गायब रहा, एक दो अटेम्प्ट में आया, फिर दोबारा गायब हो गया, फिर बड़े अरसे तक गायब रहा। तो ये अभी तक पिछले समझें 25-30 अटेम्प्ट में मुश्किल से चंद गिनती की अटेम्प्ट हैं जिसमें हमारे सिलेबस में रहा है। तो इसके पास पेपर आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि ये रिसेंटली रिवाइज हुआ है तो मुझे थोड़ा सा डर है कि अचानक से उधर से 5, 6, 7, 8 नंबर का कोई सीधा सवाल ना पूछ लें। तो इसलिए हमने आज इस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी है। तो कल इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं, इससे आगे चलते हैं।